हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में एक बारी फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों उसके हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और भी हम क्वेश्चंस आगे करेंगे, और हमने काफ़ी सारे मेथड्स भी सीखे हैं और एक दो मेथड्स और बचे हैं जो सीखने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो आपका चैप्टर है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और बच्चों हम जो तरीका कर रहे हैं, जो मेथड अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है आपका विलोपन विधि। कौन सा? विलोपन विधि। ठीक है, तो इसी तरीके को, इसी मेथड से हम अब क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे अपने। तो बच्चों देखिए, इस मेथड में क्या होता है, इसमें हम कोई भी किसी भी एक चीज की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, उसका विलोपन कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो इसका है ये हम कर चुके हैं। इसमें आपको फ्रैक्शन बतानी थी और उसकी कुछ कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। आपको क्या बतानी थी? फ्रैक्शन बतानी थी। तो इसकी सबसे पहले यहाँ पे, जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी आपने किए थे ये क्वेश्चन, कि सबसे पहले इससे समीकरण युग्म बनाने होते हैं, और समीकरण युग्म बनाने के बाद आप इनके हल निकालेंगे। कौन सी विधि से? जो आपको बोला गया हो। विलोपन विधि के लिए बोला गया है यहाँ पे, तो आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इसी तरह होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से की 3 गुनी थी। ठीक है, तो एक कंडीशन ये दे दी। तो यहाँ पे दो पर्सन है, दो लोग हैं। कौन कौन? नूरी और सोनू। उनकी आयु के बारे में कुछ बोला जा रहा है और उनकी आयु को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, उनकी आयु की तुलना की जा रही है। तो इसी की मदद से हम क्या करेंगे, अब समीकरण युग्म बनाएंगे। इससे तो एक समीकरण बनेगा, अब दूसरा समीकरण कहां से बनेगा? तो अगली लाइन में दूसरा हमें कंडीशन दी हुई है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो भाई दो कंडीशन दे दी ना, एक तो 5 वर्ष पूर्व और एक 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, किसकी आयु कितनी होगी ये हमको यहाँ पे बता दिया गया है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये अब आपको बताना है। तो इसकी मदद से हम इसका समीकरण कैसे बना सकते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो चीज निकालनी है वही x और y लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या चीज निकालेंगे आप? यहाँ पे हमें निकालनी है नूरी और सोनू की आयु। तो आप क्या कर देंगे, अब यहाँ पे मान सकते हैं, माना सोनू की आयु सोनू की आयु हम x वर्ष मान लेते हैं। आप किसी की x वर्ष मान सकते हैं और किसी की आयु y वर्ष मान सकते हैं, वो आपके ऊपर। आप नूरी की आयु भी x वर्ष मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मतलब बच्चे इंग्लिश में इसको लिखना चाहें, लेट द एज ऑफ सोनू बी x एंड द एज ऑफ नूरी बी y years, ये लिख सकते हैं आप। हिंदी में क्या लिखेंगे आप कि और नूरी की, हिंदी में लिखेंगे और नूरी की आयु, भाई सोनू की आयु x वर्ष मान ली तो नूरी की आयु y वर्ष मान लेंगे हम। अब देखिए, अब हमें
समीकरण चाहिए तो उसके लिए कंडीशन जो हमारे पास है वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। तो चलिए हम 5 वर्ष पूर्व की जो बात की जा रही है वो यहाँ पे लिखेंगे, और 10 वर्ष पश्चात की जो बात की जा रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए कि क्या समीकरण यहाँ पे बन रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व हम क्या बोल सकते हैं कि सोनू की अभी की जो एज है, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पूर्व भाई x-5 होगी। भाई जब वर्तमान आयु आपकी कोई पर्टिकुलर, जैसे वर्तमान अगर अभी की आयु आपकी 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 20 में से 5 हम माइनस करेंगे तो 15 वर्ष होगी। इसी तरह अगर सोनू की अभी की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व x-5 हो जाएगी। इसी तरह नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। ठीक है, तो सोनू की x-5 और नूरी की y-5। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है बच्चों से। तो यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान देंगे, क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि नूरी बड़ी है या सोनू बड़ा है। तो कैसे पता लगेगा, अब भाई यहाँ पे किसकी आयु किसके 3 गुना थी, ये देखिए यहाँ पे नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। मतलब किसी के, अगर आपकी आयु के किसी की आयु 3 गुना हो तो वो आपसे बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो यानी कि यहाँ पे नूरी बड़ी है ये प्रतीत होता है। ठीक है, नूरी बड़ी है ये प्रतीत होता है। चलो ये तो पता लग गया कि हमें कि नूरी बड़ी है, और नूरी की आयु कौन सी है, y-5 है। तो जो जिसकी आयु बड़ी है उसके बराबर हमें लेके आनी है सोनू की आयु। मतलब नूरी की आयु के बराबर लेके आनी है हमें सोनू की आयु, तभी तो इसको हम इक्वल टू, ये चीज सही होगी जो हमने इक्वल टू लिखा है, बराबर लिखा है, ये तभी तो सही माना जाएगा जब इन दोनों को हम बराबर करेंगे। अभी तो ये बराबर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अगर सोनू की आयु को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से गुना कर दें, तो वो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि नूरी की आयु 3 गुना थी सोनू की आयु से 5 वर्ष पूर्व। तो भाई नूरी की आयु तो पहले से ही 3 गुना थी। हमें अगर नूरी की आयु के बराबर करना है तो सोनू की आयु को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जिसकी आयु 3 गुना दी गई है उससे दूसरे की आयु को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 को आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो 3x-15 इज इक्वल टू y-5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, और y को मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आ जाता हूँ तो -y हो जाएगा, और -5, 15 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो +10 यहाँ पे हो जाएगा। और आगे इसको सॉल्व करेंगे 3x-y इज इक्वल टू 10 - 5 कितना होता है, ये यहाँ पे 15 इस तरफ जाएगा तो बच्चों यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 15, और 15 में से अगर 5 माइनस हो गया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये समीकरण पहला बन गया। कौन सा समीकरण बन गया, ये पहला समीकरण बन गया। अब दूसरे समीकरण के बारे में बात करते हैं। 10 वर्ष पश्चात की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं x+10, भाई x+10 लिखेंगे, और यहाँ भी x+10 लिखेंगे। और यहाँ पे बोला गया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुना थी। अब हमें ये तो पता ही है कि नूरी की आयु ज्यादा है, यहाँ पे ये y हो जाएगा, क्योंकि जो नूरी की आयु हमने मानी थी वो y यहाँ पे मानी थी। तो अब देखिए नूरी की आयु 2 गुनी है, तो नूरी बड़ी है तो हमें जो छोटा है उसकी आयु को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो बड़े के बराबर पहुंचेगा। तो सोनू की आयु कम है, सोनू छोटा है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 2x+20 इज इक्वल टू y+10। अब y को मैं
बॉर्डर के दूसरी तरफ लेके आ जाता हूँ, इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आ जाता हूँ, तो माइनस वाई हो जाएगा, और प्लस का 10 और 20 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये भी -20 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, -y इज इक्वल टू -10, ये दूसरा समीकरण हो गया। भाई 10 - 20 तो -10 ही होगा, तो ये दूसरा समीकरण। तो अब हमारे पास समीकरण युग्म आ गया है, ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो अभी तक जो आप क्वेश्चन करते आए हैं इस तरह आपको समीकरण दिए हुए होते थे, भाई उनको डायरेक्टली सीधे सीधे आपको सॉल्व करना था, लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको पहले समीकरण युग्म बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप हल करेंगे। तो यही फर्क है, और ये क्वेश्चन आप ध्यान पूर्वक समझे, क्योंकि ये जरूर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, और कोई सा भी तरीका आपसे बोला जा सकता है कि इस मेथड से आप सॉल्व करें। अब देखिए कि यहाँ पे हम क्या चीज यूज करेंगे, विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं विलोपन विलोपन विधि, विलोपन विधि द्वारा, या फिर आप बोल सकते हैं विलोपन विधि द्वारा, या फिर आप बोल सकते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसके बाद विलोपन विधि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई विलोपन विधि का यूज करते हैं हम जब एक जो चर है हमारा, एक वेरिएबल है, उसको हम बिल्कुल खत्म कर दें। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में, अब पहले तो ये देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसके कांस्टेंट बराबर हैं। तो x में तो देखिए x के साथ 3 है और दूसरे समीकरण में x के साथ 2 है, तो ये तो बराबर नहीं है। लेकिन समीकरण 1 में भी y के साथ 1 है और समीकरण 2 में भी y के साथ 1 है, मतलब -1 है दोनों में, तो ये दोनों बराबर लगते हैं मुझे। तो आप बोल सकते हैं अब किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे y दोनों में y के कांस्टेंट सेम मिल गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर क्या हम लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 से 2 घटाने पर समीकरण 1 क्या है, अब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। अब देखिए कि यहाँ पे हमें घटाना क्यों पड़ा, क्योंकि दोनों y माइनस के हैं, और अगर हम घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये माइनस वाला एक प्लस का हो जाएगा। तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे घटा दिया ताकि प्लस y से माइनस y कट जाए। और 3x माइनस 2x कितना होता है, x होता है, और 10 + 10 20 होता है। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20। अब जो x का मान आया है उसको आप किसी एक समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगी सोनू और नूरी की एज। तो बच्चों अब आप y का मान एक बार निकाल के देखें कि क्या आप निकाल पाते हैं, क्योंकि इस तरह के काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, एक बार निकाल के देखें आप। तो उम्मीद है आप सबने y का मान भी निकाल लिया होगा। कैसे निकाला होगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर या फिर आप बोल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 आपको पता है कौन सी है? इक्वेशन 1 है 3x। x की जगह हम यहाँ पे 20 रख सकते हैं क्योंकि x का मान 20 है। माइनस वाई इज इक्वल टू 10। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 20 60 हो जाएगा। 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। और इसके बाद हम 60 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस वाई कितना हो गया? 10 माइनस 60। और माइनस वाई कितना आ गया? माइनस 50 आ गया। और माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो y इज इक्वल टू 50 आ गया है। तो x 20 y 50। आप बोल सकते हैं कि सोनू की जो आयु है वो कितनी है? जो x का मान है वही तो सोनू की आयु है, तो कितनी है? 20 वर्ष। और जो नूरी की आयु है वो कितनी है? नूरी की आयु भाई 50 वर्ष आई है, तो नूरी की आयु आप 50 वर्ष लिख देंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको अलग अलग मेथड से पूछेंगे कि इसको आप अब दूसरा कौन सा मेथड से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसका हल निकाल सकते हैं आप, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा बोला गया था, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपको बोला गया था, इसलिए हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व किया है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस तरह का कि भाई 2 अंकों की संख्या है, उसका योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बन सकता है। संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कंडीशन दी हुई है, ठीक है, एक 2 अंकों की संख्या के बारे में, और इन कंडीशंस का इस्तेमाल करके आपको 2 समीकरण युग्म निकालना है आपको, और उसको फिर हल करना है। विलोपन विधि से आप हल करेंगे क्योंकि इसमें हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप खुद करेंगे ये क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 4th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो भाई कॉमन सा क्वेश्चन है ये कि कोई बैंक जाता है, ठीक है, मीना बैंक जाती है और उसे टोटल रुपए कितने निकालने हैं? कुल रुपए 2000 की धनराशि उसको निकालनी है भाई अपने अकाउंट से। तो उस जो बैंक में बैठा था खजांची, उसने 50 तथा 100 रुपए के नोट उसको दिए, ठीक है, 50 और 100 रुपए के नोट दिए। तो मीना ने भाई 50 के और 100 के कुल मिला के 25 नोट प्राप्त किए, 25 नोट मिले। तो ये बताइए कि 50 के और 100 के कितने कितने नोट मिले, ताकि कुल नोट तो 25 हो और कुल अमाउंट कितना हो उसका? 2000 हो। ये चीज आपको बतानी है। तो आप बोल सकते हैं, इस बारी मैं इसको इसकी स्टेटमेंट इंग्लिश में लिख देता हूं क्योंकि हिंदी में हम पिछले क्वेश्चंस में लिख चुके हैं। एक बारी मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको लिख के बता देता हूं कि किस तरह से आप लिखेंगे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं लेट द नंबर ऑफ रुपीस 50 नोट्स। भाई यही तो निकालना था हमें कि 50 रुपए के कितने नोट हैं, तो ये हम x मान लेते हैं। हिंदी में आप कैसे लिखेंगे? माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर है x। इसी तरह आप बोलेंगे एंड द नंबर ऑफ रुपीस 100 नोट्स कितनी हो जाएगी? इसको हम y लेट कर लेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? y हमने मान लिया। अब देखिए, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि जो x है और y है, उन दोनों को अगर हम उनका सम करते हैं, x का और y का, तो कितना आना चाहिए? ये 25 आना चाहिए क्योंकि टोटल नोट 25 हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई 50 रुपए के नोट और जो 100 रुपए के नोट हैं, टोटल अमाउंट कितना बनाते हैं? वो बनाते हैं 2000। तो समीकरण 1 तो आ गया भाई,
कि कुल नोटों की संख्या 25 है, तो x और y को हमने ऐड कर दिया। अब देखिए 50 नोटों की संख्या कितनी है, 50 के नोटों की संख्या x है, तो अमाउंट निकालना है तो हम 50 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने रुपए हैं 50 के नोटों के वो आ जाएंगे, प्लस जो 100 के नोटों को अगर हम y से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 100 के नोटों का कितना अमाउंट है वो आ जाएगा, और कुल अमाउंट कितना है, कुल हमारे पास रुपए हैं 2000। अब देखिए इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में कैसे, देखिए 50 से सारे के सारे टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, सबको आप भाग कर सकते हैं। कैसे भाग कर सकते हैं, देखिए ये 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और इसको 50 से करेंगे तो 50 तो के 200 और 0 का 0 आ जाएगा। तो ये समीकरण क्या आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं, समीकरण युग्म आ गया। यहाँ पे हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, विलोपन विधि या फिर एलिमिनेशन मेथड बोल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, और आप क्या बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई किसी समीकरण को इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास दोनों में x है, तो यहाँ पे माइनस किया है हमने। अब देखिए माइनस करने पे x से प्लस x से माइनस x कट जाएगा, और 2y में से माइनस गया तो y माइनस हो गया तो y बच गया। 40 माइनस 25 कितना होता है, 15 होता है, तो y कितना आ गया, 15 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको करना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 में आप y की वैल्यू रख देंगे, कितनी रखेंगे, 15 रखेंगे, तो x प्लस y की जगह 15 रख देंगे इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, और 15 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 15 आ जाएगा, और फिर x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 10 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि जो 50 की नोटों की संख्या है वो कितनी है, 50 के नोट कितने हैं, 50 के नोट हैं 10, और 100 रुपए के नोट कितने हैं, 100 रुपए के नोट जो y की वैल्यू आई है 15 है। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे, बाकी क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट कीजिए और सॉल्व कीजिए, अगर नहीं होते हैं तो हम अगले लेक्चर में उनको भी कवर कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको आप दोबारा जरूर प्रैक्टिस करें, और अगर कोई डाउट आता है या फिर इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको करने हैं नहीं हो पाते, तो आप क्या करेंगे, आप इनको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और फिर आप जो भी आप क्वेश्चंस आपका डाउट होगा वो आप पूछेंगे, आपको जरूर आंसर मिलेगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।